और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कैबिनेट कई विभागों के कामकाज पर भी चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुबह 10 बजे अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें किसानों की समस्याओं से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा बैठक में सूबे में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत देने के लिए एक प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के कई विभागों में कामकाज को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। बैठक में किसानों की जिन समस्याओं पर चर्चा होनी है, उसमें सबसे पहले किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए कई बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सहकारी बैंकों में जिन किसानों ने कर्ज लिया है, उनकी ऋण माफी पर भी विचार हो सकता है। इसके साथ ही व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको रियायत पहुंचाने के लिए कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बीमा योजना का भी प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को भी मंजूरी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। झारखंड के 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। जेबी तुबिद को गृह सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब एनएन पांडे झारखंड के नए गृह सचिव होंगे, जबकि तुबिद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का काम देखेंगे। उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं राजबाला वर्मा को भवन निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इधर कृषि सचिव अरुण कुमार सिंह नागर विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे, जबकि नितिन मदन कुलकर्णी कृषि विभाग के प्रधान सचिव रहेंगे। झारखंड में आज मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 5.25 लाख मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार दोपहर 1:30 बजे खत्म होगा, जब रांची के जैक कार्यालय में राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। जैक अध्यक्ष आनंद भूषण ने ये भी बताया कि इस बार मैट्रिक परीक्षा फल के साथ टॉप छात्रों की सूची जारी नहीं की जाएगी। पिछली बार की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार टॉप परीक्षार्थियों की सूची बाद में जारी करने का फैसला लिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आज दोपहर 12:30 बजे 12वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय का परिणाम जारी करेगा। परिणाम की घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा बोर्ड के जयपुर स्थित शिक्षा संकुल से करेंगे। बोर्ड के मुताबिक मार्कशीट बोर्ड के संभाग स्तर के विद्यार्थी सेवा केंद्रों पर बुधवार से प्राप्त की जा सकेगी। राजस्थान कांग्रेस संदेश यात्रा का 5वां चरण आज से शुरू होगा। आज से 9 मई तक 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण में झालावाड़ और बारां में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, सह प्रभारी अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों जिलों के प्रमुख नेता भी संदेश यात्रा में साथ रहेंगे। वसुंधरा राजे ने सोमवार को स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में सवाईमाधोपुर के बौली में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर भी राजे ने कहा कि हमने तो बिल पास करा दिया था, लेकिन ये सरकार गुर्जरों को आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि इस सरकार का काम है जाति और मजहबों को आपस में लड़ाना। बौली में जनसभा को संबोधित करने के बाद वसुंधरा ने वामनवास में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वसुंधरा ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब,
तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरी की, देखना ना भूलिए। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले सिंधिया एमपी में काफी गुस्से में दिखे और सिंधिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें उकसाया गया तो भी सीएम से लेकर मंत्री तक सभी की पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। दरअसल जिले के बमोरी टोका गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास करने पहुंचे सिंधिया के सामने भाजपा विधायक देशराज सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिंधिया विरोधी नारे भी लगाए, जिससे झल्लाए और तैश में आए केंद्रीय मंत्री ने तुरंत मंच पर माइक छीनकर भाजपा कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये झंडे वंडे डंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सिंधिया के अशोकनगर में झल्लाने को उनकी बौखलाहट करार दिया। गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बननी है, जिससे कांग्रेसी बौखला गए हैं। जो है वो तो संस्कार तो जाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कांग्रेस की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 में बनना सुनिश्चित देख कांग्रेसी बौखला गए हैं। कहीं कोई जनहित के मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कभी कपिल सिब्बल के मुंह से निकलता है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुंह से निकलता है, कभी और कांग्रेस के जो नेता हैं। ये मुझे लगता है कि बौखलाहट है। और अब बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे, जहां से दिग्विजय सिंह राजिम पहुंचे और पूर्व सीएम श्यामा चरण शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण किया। दिग्विजय सिंह मंगलवार यानी आज धमतरी में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे।
रांची के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हरेमत की याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आईपीसी की धारा 295 और 34 के तहत धोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि धोनी ने एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के अवतार में एक हाथ में जूता पकड़कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 12 मई की तारीख तय की है। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें, दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें और फासला करें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को इस तरह से बदल बदल के करते रहें और जो हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उसी की ओर देखने की कोशिश करेंगे। श्वास को निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता कमर वाले भाग की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। सर्पासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा रखते हुए, स्लांट रखते हुए, ठोड़ी जमीन पर टिकी हुई। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, कोहनियां शरीर को छूते हुए। अब धीरे धीरे हाथ की हथेली को भी ऊपर उठाना है, हाथ भी ऊपर उठेगा और धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। सिर, गर्दन और छाती वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं, पैरों को जमीन से ऊपर नहीं उठने दें, पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। इस तरह से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, इस तरह से पूरा ऊपर देखेंगे, आंखें खुली हुई, अपनी पूरी एकाग्रता लोअर बैक पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे घुटनों से पैरों को बिल्कुल नहीं उठने देंगे, पैर के पंजों को जमीन की ओर स्लांट रखते हुए पैर का दबाव जमीन की ओर बनाए रखें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे।
पैर के पंजे से लेके एब्डोमेन तक का भाग जमीन का प्रेशर देते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स, विश्राम। बेहद उपयोगी है ये सर्पासन का अभ्यास। जैसा कि हमारे शरीर की आकृति भी इसमें एक सर्प के समान सर्प फन फैलाता है, उसी तरह हमारे शरीर की आकृति इसमें बनती है। तो लोअर बैक के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की रिलैक्सेशन के लिए बेहद उपयोगी है ये आसन। पूरे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है इसके आसन के अभ्यास से, और जिनके कमर दर्द रहता है, स्पेशली लोअर बैक में जिनके दर्द रहता है, उनके लिए तो बेहद उपयोगी आसन है। और जो लोग पूर्ण भुजंग आसन या धनुरासन का अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये सर्पासन का अभ्यास। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है और फ्रोजन शोल्डर जिनको रहता है, वे लोग नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। जिनको श्वास संबंधी तकलीफ रहती है, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहती है, वे भी नियमित रूप से इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, घुटने और पैर के पंजे को शांत रखते हुए, पैर के पंजों का दबाव जमीन पर बनाए रखते हुए, घुटनों का दबाव जमीन पर बनाए रखते हुए इस आसन का अभ्यास हम करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें योग करते समय या फिर प्राणायाम के अभ्यास के समय, आसन के अभ्यास के समय श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करनी चाहिए। अर्थात मुंह को बंद रखते हुए श्वास केवल नाक से लेना और नाक से ही छोड़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। अनुदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। मृदा का नमूना कैसे लिया जाए, मौन सेतु भेड़ पालन की तकनीक पर एक जानकारी, प्रदेश में रबी फसलों की गहाई का कार्य पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर है और आने वाला समय खरीफ फसलों की बुआई का है। लेकिन इस दौरान बहुत से किसान जायद फसलों की भी बुआई करते हैं। परंतु किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि फसल चाहे कोई भी हो, उससे अच्छा उत्पादन लेने में मृदा का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि बीज का। परंतु प्रायः किसान इस ओर ध्यान नहीं देते हैं
और यही गलती किसानों के लिए आगे चलकर कम उत्पादन का कारण बनती है, क्योंकि किसान भाइयों, फसल की अच्छी पैदावार व उत्पादन हेतु विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से मृदा के अत्यधिक दोहन एवं उचित प्रबंधन के अभाव में फसलों के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। किसान भाइयों, इस उत्पादन में होने वाली गिरावट को कैसे रोका जाए, यह किसानों व कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए मिलते हैं ऐसे ही समस्या ग्रस्त कुछ किसानों से। कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि पोषक तत्व भरपूर देते हुए भी फिर भी हमें भरपूर मात्रा में उत्पादन नहीं मिल रहा है, और कई बार तो इतना होता है कि हम जो भी पोषक तत्व देते हैं कभी कभी फसल इतनी बढ़ जाती है लेकिन इसका कोई पता नहीं, और फलियां भी कम लग, और गेहूं का उत्पादन भी काफी मात्रा में कम होता है। और इसके जानने के लिए हम काफी इच्छुक हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके। मैंने गेहूँ की फसल लगाई थी और उसमें DOP और यूरिया सब डालने के बाद में भी जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, या तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो मेरे को बताएं, और उसमें क्या कमी है मिट्टी के अंदर जिससे मैं उसको डाल सकूं और उससे उत्पादन अधिक ले सकूं। अतः इसके लिए अब आपको टिकाऊ खेती की ओर ध्यान देना होगा, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात करते हैं मृदा परीक्षण की, क्योंकि मृदा में पोषक तत्वों की सुनिश्चितता के लिए यह जरूरी है। साथ ही रबी व खरीफ के मध्य इस हेतु काफी समय भी मिल जाता है। अतः किसान भाइयों, मृदा परीक्षण हेतु आप मिट्टी का नमूना किस प्रकार ले तथा किन सावधानियों का ध्यान रखें, आज इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AP गौतम से। किसान भाइयों, सामान्यतः पता नहीं रहता कि हमारे मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, और अधिकतर किसान सही ढंग से उपयुक्त मात्रा फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर पाते, कहीं ज्यादा डाल देते हैं, कहीं कम हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि उसका परीक्षण होना चाहिए। उससे हमारे सॉइल में किसमें कितनी नाइट्रोजन की मात्रा है, किसमें फास्फोरस में कितनी मात्रा है, पोटास की कितनी मात्रा है, जिंक की कितनी मात्रा है, सल्फर की कितनी मात्रा है, उस हिसाब से हम फसलों का भी चयन कर सकते हैं। अब बात आती है कि नमूना कैसे लें, तो पहले हम खेत का चुनाव कर लें, किस खेत का हमें नमूना लेना है। अब बात आती है नमूने कहाँ के लें, जहाँ पानी भरा है वहाँ का हम नमूना न ले, मेड़ के जस्ट बगल से हम न ले, जहाँ गोबर की खाद ज्यादा पड़ी हो वहाँ भी न ले, पेड़ के नीचे न ले। हमें नमूना वहाँ का लेना चाहिए जहाँ जमीन थोड़ा समतल हो और वहाँ सनलाइट हमेशा पड़ती हो, ऐसे जगह का हमें नमूना लेना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ हमें नमूना लेना है उस ऊपर की सतह का थोड़ा मिट्टी खुरोच दें। इसके बाद भी आकार की खुरपी की सहायता से भी आकार का 1 फीट का गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे से मिट्टी निकालते हुए और अपनी तगाड़ी में रखते जाएं। 1 फीट की मिट्टी अपन निकाल लेते हैं। इस तरह अपन खेत में 6 या 7 जगह से नमूने एकत्र कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ किसान भाई उद्यानिकी लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे जैसे नींबू, आंवला, कुछ भी पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना है, करीब 1 मीटर की गहराई से नमूना लेते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, जैसे 0 से 15 सेंटी, 15 से 30, 30 60, 60 से 90 सेंटीमीटर, तो अलग अलग भी आप उसका टेस्ट करा सकते हैं, अलग अलग लेयर पर आप टेस्ट करा सकते हैं। तो 1 मीटर गहराई से 2 सैंपल 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। फिर नमूनों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद उसको 4 भागों में अपन बांट देते हैं। बांटने के बाद 2 भाग अपन फेंक देते हैं, 2 भाग रख लेते हैं, फिर उनको 4 भागों में अपन बांटते हैं। यह प्रक्रिया अपन जब तक अपनाते रहते हैं जब तक हमारी मिट्टी 600 से 700 ग्राम ना हो जाए। इसके बाद उस नमूने में खेत का नाम डालें, खसरा नंबर डालें और फिर अपना नाम डालें। इसके बाद जो है इसको ले जाएं और विश्वसनीय संस्था से, जैसे आप विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ की 100% विश्वसनीयता है, और वहाँ ले जाकर उस सैंपल को हम देते हैं, जमा करते हैं और जांच कराते हैं। नमूना देने के बाद ये सुनिश्चित कर लें अपन कि उसकी जो रिपोर्ट है समय में आ जाए, ताकि उसको हम जुलाई से नई फसल बोने से पहले उसमें क्या रिकमेंडेशन है, उस रिपोर्ट के आधार पर अपन जुलाई में जो फसल लें उसका फर्टिलाइजर का यूज कर सके, जिससे फसल को अधिक से अधिक लाभ हो। तो बताए गए
तरीके से इसका नमूना लेके और इसका परीक्षण करा के और इसका पूर्ण रूप से आप लोग इसका किसान भाइयों लाभ लें। किसान भाइयों, आज आपने जाना मृदा परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में, लेकिन आप मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अपनी मृदा की दशा को किस प्रकार सुधारें ताकि आपको बोई जाने वाली फसल से वांछित उत्पादन मिल सके। तो इस हेतु जानने के लिए देखना ना भूले कल का अंश। मसाले वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगा रखी होगी वह वर्तमान में फलन की अवस्था पर होगी तथा कुछ किसान भाई तुड़ाइया भी कर चुके होंगे और इस फसल से आगे भी अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें इस समय कुछ शस्य प्रबंधनों का किया जाना आवश्यक होता है, जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं सिंचाई तथा कीटों एवं रोगों से सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन कार्यों पर लापरवाही की गई तो फसल की वृद्धि व विकास पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाएगा और कम एवं निम्न गुणवत्तायुक्त उपज प्राप्त होने से आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। हमारे एक किसान भाई ने भी मिर्च की फसल लगा रखी है, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी फसल का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। ये हर 1.5 फीट का गाले पर एक गोड़ लगता है ड्रिप के हिसाब से। फिर इनके बाद में इनको अपन खाद भी ड्रिप से चलाते हैं। ड्रिप से और पानी नहीं गिरा हो तो डेली देना पड़ता है। खाद जैसे देखना है कि अपने का माल कम लग रहा है, खाद फिर इसमें देना पड़ता है। खुद जमीन में जब लगाए उसके बाद में 8 रोज में 10 रोज में अपन खाद डाल देते हैं। इसमें होता है कि अपने को 2 एकड़ में तो 2 DAP दे देते हैं, 1 यूरिया दे देते हैं और दूसरा भी बायोबिटो है। प्रति एकड़ में 50 किलो देते हैं DAP, यूरिया 15 या 25 किलो कम देते हैं। किसान भाइयों, इस समय फसल में कुछ खरपतवार दिखाई देने लगते हैं, तो सबसे पहले निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, जिससे फसल में कीट व रोगों का प्रकोप कम होने के साथ साथ फसल की अच्छी वृद्धि व विकास होगा। इसके अलावा इस समय फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना आवश्यक होता है, तो आप 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। अगर आपने अपने खेत में ड्रिप लगा रखी है तो आप 1 दिन के अंतराल पर फसल की आवश्यकता अनुसार ड्रिप चलाकर सिंचाई करते रहें। तो किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभव को सुना। मिर्च की फसल में वर्तमान में और कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं इंदौर के विषय विशेषज्ञ सुधीर तिवारी से। किसान भाइयों, अभी हम के खेत पे खड़े हुए हैं और जिन्होंने बड़ी ही सफलता पूर्वक अपने यहाँ मिर्च की फसल लगा रखी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रिप का उपयोग किया गया है, जो ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर भी दे, दवाई भी ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं और आजकल घुलनशील जितने भी उर्वरक आ रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में लगते हैं और ज्यादा उपयोगी होते हैं। 19 करके एक उर्वरक होते, तो घुलनशील जितने उर्वरक है उनको अगर ड्रिप के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा लाभ इसमें से ले सकते हैं, जैसा कि इस खेत में हम देख रहे हैं। तो मिर्च की खेती में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको रस चूसने वाले कीड़ों से नियंत्रण रखना है। यदि आपने रस चूसने वाले कीड़ों से नियंत्रण कर लिया तो आपकी मिर्च की फसल सुरक्षित रहेगी। यदि रस चूसने वाले कीड़ों से नियंत्रण आपने नहीं रखा तो उसके बाद क्या होता है, जैसे रस चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से वायरस की बीमारी इसमें लगती है और अंततः मिर्च का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है सिर बंधना, माथा बंधने की समस्या जो अक्सर आती है, उसकी रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कीटों की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर इमिडाक्लोरप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर सभी प्रकार के रसचूसक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा मिर्ची की फसल में श्याम वर्ण रोग का भी प्रकोप देखने में आता है। इससे पौधे की पत्तियों पर काले भूरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती है और कभी कभी यह रोग फलों पर भी आ जाता है, जिससे कि फल काले पड़कर खराब हो जाते हैं। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए और उसके बाद कार्बेंडाजिम नामक रासायनिक दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
जिससे कि इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इसके साथ साथ आपको हरी मिर्च का ये देखना है कि बाजार का भाव कैसा मिल रहा है। जैसे ही बाजार का भाव हो उसके हिसाब से इसकी तुड़ाई करना चाहिए कि हर तुड़ाई के बाद चूंकि पौधे को नए सिरे से उर्वरक की आवश्यकता हो।